कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। बौछारी सिंचाई पद्धति पर जानकारी। दुधारू भैंसों की देखरेख एवं प्रबंधन पर जानकारी। फसल उत्पादन में सिंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है। बिना सिंचाई के किसी भी फसल से अच्छी उपज लेना संभव नहीं है। लेकिन प्रतिवर्ष भूमि पर घटता जल स्रोत व्यक्त कर रहा है कि आने वाले दिनों में सिंचाई जल की समस्या किसानों के सामने आ सकती है। लेकिन आखिर प्रश्न ये उठता है कि जल स्रोत क्यों घट रहा है? तो इसका कारण है जल का अधिक मात्रा में दुरुपयोग। क्योंकि किसान ट्यूबवेल या अन्य साधन से सिंचाई करते हैं तो फसल को जितने जल की आवश्यकता होती है उससे कई अधिक सिंचाई का जल प्रयोग करते हैं। अतः इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों को ढूंढ निकाला है, जिसमें टपक व फव्वारा प्रणाली प्रमुख है। जिसमें आज हम आपको बौछारी सिंचाई प्रणाली पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। वर्तमान में फसलों उत्पादन में सिंचाई के लिए अधिकांशतः प्रवाही विधि काम में लाई जाती है, जिससे लगभग पानी का 90% नुकसान होता है। क्योंकि सिंचाई की इन परंपरागत विधियों में सिरों से क्यारी तक पानी पहुंचाने के दौरान क्यारी में अधिक पानी भरने से इसकी अधिकांश मात्रा लगभग 80% मात्रा मिट्टी की निचली सतहों में चली जाती है, जो फसल के काम नहीं आती। अतः जहां तक संभव हो सिंचाई के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धतियां यथा फव्वारा सिंचाई एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी भी इन पद्धतियों को काफी क्षेत्रफल में अपनाया नहीं जा रहा है, जबकि भविष्य में इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि इन पद्धतियों के लाभ एवं महत्व की जानकारी हो। तो आज हम यहाँ जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है बौछारी सिंचाई पद्धति, जो कि मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहाँ पर वर्षा आधारित खेती की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हम फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देते हैं तो किसान भाइयों को हम उतने ही पानी में कम से कम दोगुना क्षेत्रफल सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें मोटर पंप, यदि आप उर्वरक देना चाहते हैं तो उर्वरक टैंक, दबाव नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल रूम, पाइप एवं एमीटर्स होते हैं। एमीटर्स वो होते हैं जो फिल्टर पर पानी को उत्सर्जित करते हैं। साथ ही साथ यदि हमें फ्लैट खेत में पानी देना होता है तो इसके लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव बनाकर रखना चाहिए,
जिससे पानी का समान रूप से वितरण आपके खेत में हो सके। किसान भाइयों, फवारा चलाने की अवधि फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः बुवाई से पूर्व 3 से 4 घंटे व खड़ी फसल में 2 से 3 घंटे इसको चलाना चाहिए। यह एक नियंत्रण सिंचाई पद्धति है जिसमें पाइपों के माध्यम से जल को नोजल द्वारा वर्षा की तरह जमीन पर डाला जाता है। सिंचाई स्रोत में उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुरूप नोजलों की संख्या कम अथवा ज्यादा की जा सकती है और प्रदेश में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों में फवारा सिंचाई की जा सकती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, हमें बौछारी सिंचाई के लाभ और हानि पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है ताकि किसान इसकी महत्ता को समझ सके। तो जो आप सिंचाई बाढ़ पद्धति द्वारा या क्यारी पद्धति से देते हैं उसका 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है, लेकिन यदि आप फवारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो जो जल उपयोग क्षमता है उसका लगभग 60 से 70% तक के करीब ला सकते हैं। जितनी भी आपकी पास बोई जाने वाली फसलें हैं उनमें आप इससे सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। जहां तक आदान के उपयोग की बात है तो इसके माध्यम से आप जो उर्वरक देते हैं उसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपका खेत ऊंचा नीचा या असमान वितरण वाला है तो ऐसी स्थिति में सामान्य विधि से सिंचाई करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप बौछारी सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई आसानी से हो जाती है। यदि आपको नर्सरी लगानी है तो नर्सरी के लिए यह पद्धति सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि अधिकांशतः नर्सरी और आजकल फूलों की खेती भी ग्रीन हाउस या पाली हाउस में होने लगी है और पाली हाउस के अंदर बौछारी सिंचाई विधि लगाकर उससे उचित आर्द्रता की स्थिति बनाई जा सकती है। किसान भाइयों, इसके लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं जो कि आपको इस पद्धति को अपनाने से रोकती हैं। यदि आपका पानी लवणीय या क्षारीय है तो इस पद्धति में जहां पानी उत्सर्जित होता है अर्थात एमीटर्स बंद हो जाते हैं, इसलिए आपको इनकी समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होंगे तो इस तकनीकी को अपनाने में उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही जो फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं उसमें आप बौछारी सिंचाई पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप फवारा सिंचाई का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब बातों से परे अगर इसके उपयोग की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसमें लाभ का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। और यदि आप फवारा सिंचाई पद्धति को अपने प्रक्षेत्र पर अपनाते हैं तो न केवल एक मुख्य आदान पानी उसको बचा सकते हैं बल्कि उसके साथ ही अपनी उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में ठंड पड़ रही है, ऐसे में पशुपालन व्यवसाय से वांछित उत्पादन लेने हेतु दुधारू पशुओं की विशेष देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पशु का आहार और आवास मुख्य है। परंतु प्रायः देखा जाता है कि पशुपालक ठंड के मौसम में भी इन्हें पशुशाला से बाहर बांध देते हैं, जिससे पशु सर्दी की चपेट में आ जाते हैं और उनमें विभिन्न समस्याएं आ जाती हैं। अतः किसान भाइयों, आप इन दुधारू पशुओं का इस समय किस प्रकार प्रबंधन करें, जानकारी दे रहे हैं। भैंस का जो है उसका आहार प्रबंधन, कैसे हम भैंसों का आहार प्रबंधन करें, मैं इसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जैसे देश में हम लोग गायों को रखते हैं उसी और गायों को जो खिलाते हैं उसी तरह से भैंसों का भी हम आहार प्रबंधन करते हैं। लेकिन इसमें एक और भैंसें जो है वो गायों की तुलना में जो निम्न कोटि के आहार है उसको भी अच्छे से ग्रहण कर सकती हैं और ये उच्च कोटि का जो दुग्ध है उसका उत्पादन कर लेती हैं। जो हमारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, जैसे अनाज में हम मकई, गेहूं, जौ, जई या बाजरा, इसकी 42% मात्रा ले लेते हैं।
सह उत्पाद में जैसे चोकर हुआ या फिर चावल का कण है, इसको 30% लेते हैं। खली, जिसमें मूंगफली की खली हो सकती है, सोयाबीन हो, तीसी हो, तिल हो, सरसों हो या कपास हो, उसकी 25% मात्रा, नमक 1% और खनिज लवण 2%। इसको मिलाकर के हम आहार तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया उसी के अनुसार 2 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम उसको हमको दाना देना है और 1 किलोग्राम उनके शरीर की रक्षा के लिए। इसी के अनुसार हम जो उसकी गणना कर देते हैं और देते हैं। भैंसों को यदि हम सूखे चारा तथा भूसा, पुआल और हरा चारा दें तथा दाना मिश्रण दे तो इनको लगभग 5 से 6 किलोग्राम हमको प्रतिदिन सूखा चारा, 1 किलोग्राम दाना मिश्रण और 10 से 20 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन इनके शरीर रक्षा के लिए देना पड़ता है। अब बात होती है फिर स्वास्थ्य प्रबंधन की। भैंसों में भी प्रायः वही बीमारियां होती हैं जो गायों में होती हैं, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर हो सकता है। भैंसें थोड़ी ज्यादा रेजिस्टेंट होती हैं बनिस्बत गायों के। वैसे गलघोटू, लगड़ी, खुरा, मुंहपक्का आदि रोग है जो भैंसों में भी होती हैं। अतः अगर इन रोगों से हमें बचाना है तो पशुओं का टीकाकरण, खासकर HSBQ जिसको मैं गलघोटू और लगड़ी बता रहा हूँ, उनका टीकाकरण बरसात के पहले अगर हम करवा लेते हैं और खुरा मुंहपक्का जो रोग है FMD, इसका टीकाकरण नवंबर-दिसंबर के महीने में अगर करा लेते हैं तो ये जो काफी खतरनाक बीमारियां हैं इससे हम अपने भैंसों को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भैंसों में परजीवी का भी प्रकोप ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें कीचड़ एवं तालाब में लौटना पसंद है। अतः उन्हें साल में 3 से 4 बार कृमिनाशक दवा अवश्य देना चाहिए। भैंस के बच्चों को पेट की कीड़े की समस्या काफी होती है और ये जन्मजात भी हो सकता है और कभी-कभी इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उन्हें निश्चित रूप से जो उनके जन्म के दूसरे सप्ताह में पेट की कृमिनाशक दवा जरूर पिला दें, जिससे उनका बचाव हो जाएगा। इसके बाद से बात होती है क्योंकि भैंसे में थोड़ा प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा आती है, समस्या ज्यादा आती है, तो प्रजनन का भी प्रबंधन की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो भैंसे जो है गायों की तरह सालों भर गर्मी में नहीं आ सकती हैं। वे प्रायः बरसात से लेके जाड़े तक ही गर्मी में आती हैं तथा उसी समय गर्भ धारण करती हैं, जिसके चलते इनकी प्रजनन क्षमता गायों की अपेक्षा कम होती है। भैंसों की गर्मी में आने का लक्षण भी गायों की तरह से स्पष्ट नहीं होता है। अतः पशुपालकों को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भैंसें हमारी गर्म हो तो उनको हम सुबह शाम, जो गर्मी में आने का समय है उसमें सुबह शाम उनका निरीक्षण करना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वैज्ञानिक विधि से सूकरों का आवास एवं आहार प्रबंधन। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारी 1000, स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, रानी जैसी गाड़ी, जादू की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा। तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसाय के अंतर्गत सूकर पालन की बात की जाए तो प्रदेश में बहुत से बेरोजगार युवक इसको अपनाए हुए हैं, परंतु सूकर पालन से अधिक लाभ लेने हेतु इनके आहार व आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और ऐसा कुछ सूकर पालक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें वैज्ञानिक ढंग से इनके आहार व आवास के बारे में जानकारी नहीं होती है। अपने प्रदेश के ग्राम महुआ टोली, जिला रांची की एक कृषिका उषा रानी इस संदर्भ में जानकारी चाहती हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं उषा रानी, नाम को महुआ टोली से मैं सूकर पालन कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से ये जानकारी चाहते हैं कि उसकी आहार और आवास किस प्रकार होनी चाहिए, इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये डॉक्टर साहब से हम जानकारी चाहते हैं।
अतः सूकर पालक भाइयों इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। उषा रानी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि सूकर पालन से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए ये आहार और आवास व्यवस्था इसका बहुत मुख्य रोल है। तो पहले आपको बता दें कि आवास ऐसे जगह पर हो कि खुला वातावरण रहे, ज़मीन कुछ ऊंचाई पर हो, और जो उसका मकान बनाया जाता है उसमें 1/3 भाग बंद और 2/3 भाग खुला होना चाहिए। खुला भाग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शुक्रों का आदत है कि बाहर रहने के लिए, और यदि खुला भाग बाहर आप बनाते हैं तो आपको उसको खर्च भी माने कि बहुत कम पड़ता है। घर की ऊंचाई जो है 7 से 8 फीट होना चाहिए पीछे साइड में, और आगे 6 से 7 फीट ऊंचाई रखे। और जो उसका बाउंड्री बीच 2 घरों के बीच की जो पार्टीशन वाल है उस 3.5 फीट से ज़्यादा मत दीजिए। वो भी दीवार आपको मात्र 5 इंच का देना है। हमारे किसान अधिकतर 10 इंच का जो दीवार दे देते हैं उसमें बहुत उनको खर्च काफ़ी बढ़ जाता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। दीवार 5 इंच का दे, लेकिन उसको प्लास्टर कर दें। और जो ज़मीन है, ज़मीन एकदम ढालू नुमाना होना चाहिए। आगे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी पेशाब या पानी हो, कोई यदि सफाई नहीं भी करे तो जो गेट बना हुआ गेट के पास आ जाए। तो बल्कि अब यदि 20 फीट का आपका चौड़ा बाहरी और भीतरी लेकर के आता है तो पीछे से लेकर यहाँ तक करीब 10 से 15 फीट ढालू नुमा होना चाहिए, और ज़मीन को एकदम ढलाई कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सूरों का आदत है कि अब अपने घर में पखाना नहीं करना चाहता है, वो बाहर पखाना करता है। तो जो आपका पानी का नाद है, एक साइड में दरवाज़ा रहे तो उसके अपोजिट साइड में पानी का होना चाहिए, और पानी देने के लिए बाहर से होना चाहिए। और खाने के लिए आपको अलग से नाद बनाने की जरूरत नहीं है। जो ज़मीन है आपका पक्का ज़मीन है उसी पर दे दें। तो मोटा मोटी आपको 200 स्क्वायर फीट का ज़मीन जो घर बनाते हैं तो उसमें बड़े सूअर यदि रखते हैं तो करीब आपको 7 से 10 सूअर रख सकते हैं जो कि प्रजनन युक्त है। और यदि मीट पर्पज़ के लिए, फैटनिंग पर्पज़ के लिए रखते हैं तो उसमें 10 से 15 रख सकते हैं। वो पर्पज़ पर डिपेंड करेगा किस पर्पज़ के लिए आप रख रहे हैं। लेकिन जब सुकरी बच्चा देने का टाइम आ जाए तो कम से कम बच्चा देने के करीब 7 से 10 दिन पहले उसको फ्रेम पेन प्रसूति गृह में ले जाना चाहिए। प्रसूति गृह अलग तरह का बना होता है। प्रसूति गृह ऐसा होता है कि उसमें एक गार्ड रेल होता है। सुकरियों का आदत है कि दीवार से सट के बैठने के लिए, और जब दीवार से सट के बैठती है तो दीवार और के बीच में बच्चे दब करके काफ़ी मर जाते हैं। तब उससे हम लोग देखेंगे कि 10% मृत्यु दर उससे बढ़ जाती है। और गार्ड रेल का एक लोहे का पाइप है जो कि ज़मीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच छोड़ करके बनाना चाहिए। ज़्यादा भी स्पेस देंगे तो सॉरी उसमें बैठ जाएगी, तो उससे आपका मृत्यु दर काफ़ी रोका जा सकता है। और बहुत से किसान हैं कि झुंड में सूअर रखते हैं और बच्चा उसमें दे देती है, उसमें बहुत सा मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा रखना है कि बच्चा देते समय एक घर में एक ही सुकरी रखे। और जो आगे नाली है, नाली को ढालनुमा बना दीजिए, बाहर निकल जाएगा आपको। और जहाँ अंत होता है वहाँ पर एक गड्ढा खोद दीजिए कि आपके जितने मल मूत्र है उसमें जमा रहे। और बगल में यदि पेड़ की व्यवस्था है तो पेड़ लगा दीजिए कि पेड़ में होगा तो आपको माने उसे पत्ते को सूअर खाएंगे भी, और गर्मी के दिन में वो छायादार का काम करेगा। और ये तो आपका आवास का हो गया है। दूसरा है कि खान पान का। तो शुक्रों में अधिक जो खर्च पड़ता है, कहीं 75 से 80% खान पान भी पड़ता है। तो इसको जितना हम सस्ता करेंगे उतना हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, गांव में बहुत सारा उपलब्ध है होटल वेस्ट, तो 100% होटल वेस्ट पे भी रख सकते हैं। हम लोग इस पर शोध किए हैं और पाए हैं कि यदि होटल वेस्ट पर हम शुक्रों को रखते हैं तो एक वर्ष में करीब 130 केजी वजन हो जाता है, और यदि दाने पर रखते हैं तो मात्र 100 केजी होता है। तो उससे हमको सस्ता भी हो जाता है और जानवर भी स्वस्थ हो जाता है। और जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं उनको तो होटल वेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है कि जो घास है आसानी से उपलब्ध है उससे हम 1/3 दाना का बचत कर सकते हैं। और घास देने से देखिए फ़ायदा क्या होता है कि घास में हमको मिनरल मिक्सचर, विटामिन नेचुरल मिल जाता है। जो कंसनट्रेट फीड बनाते हैं, संतुलित आहार जो बनाते हैं, दाना, मकई, चोकर, खली मिला करके, तो उसमें हमको मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी घास से हमको मिनरल मिक्सचर मिल जाता है अपना। तो 1/3 दाना आपको उससे बच जाएगा। बाकी जितने माने कि जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको दे सकते हैं, फ्रूट का वेस्ट है। और देहाती क्षेत्र में बहुत इसका उगता है, बहुत माने लोग फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये गांव में बहुत सा जो ये हड़िया बनाते हैं, यदि बना रहे हैं तब वो भी सूअर के लिए बहुत अच्छा खाना है, एकदम संतुलित खाना कह सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोटीन करीब से 17-18% हो जाता है।
जिसे मेहरा कहते हैं गांव में, यदि उसको दे देते हैं तो 17-18% पोषक माने कि आपको कुछ भी नहीं देंगे तो उसे काम चल जाएगा। तो यदि सूअर पालन कर रहे हैं तो सस्ता करना है तो जो गाँव में उपलब्ध है। अभी देखिए सब्जी का दिन, अभी गोभी का दिन है, गोभी का पत्ता बहुत आसानी से सूअर खाता है। आलू का दिन है, आलू का पत्ता खिलाइए। जितने बेकार चीज़ है इसको खा करके ये मीट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आवास अच्छी तरह से रखेंगे, खाना को माने सस्ता बना करके देंगे तो इसमें आपको आमदनी काफ़ी होते रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम चैनपुर, जिला सीवान के कृषक राम स्वरूप, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से बाकला फसल में किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम स्वरूप जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय जो बाकला की फसल हमारी खेतों में खड़ी हुई है उसमें आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतर पर 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। और जहां बाकला की फसल अभी छोटी है और किसान भाइयों ने अभी खरपतवार नहीं निकाले हैं, वो किसान भाई खुरपी के सहायता से खरपतवारों को निकाल दें। फसल हमारी खड़ी है उसका निरीक्षण और अवलोकन करते रहें। कई बार किसान भाइयों को पता नहीं चलता है और अनजाने में किसान अपनी फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जब पता चलता है कि उसमें कोई कीड़े और बीमारी आ जाते हैं और नुकसान हो जाता है तो कीड़े और बीमारियों का अवलोकन करते रहें। इस समय कई खेतों में जहाँ फलियाँ लग रही हैं देखने को मिला है कि उसमें फली छेदक कीड़ा है। वो बाकला की सब्जी की जो फसल है वो फलियों में लगा हुआ है। तो फली छेदक कीड़ा काफ़ी नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए, इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को एंडोस्कार्प नाम की दवा है 1 ml 1 लीटर पानी की मात्रा से छिड़काव करें। या दूसरा जो उपचार है इसके लिए NPV है, NPV 250 मिली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें तो इससे भी हमारी जो फली छेदक कीट है इसका नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा बाकला की फसल में कई प्रकार के रोग भी लगते हैं, जिसमें से प्रमुख है इसमें हमारी पत्तियों पर चूर्ण जैसा पाउडर बन जाता है, नीचे की पत्ती खराब हो जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं और उसके बाद पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को कैराथेन LC नाम की एक दवा है, 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। बाकला की खेतों में जड़गलन रोग देखने को मिलता है तो इसका उपचार शुरू से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रोग शुरू से ही आ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा नाम की एक दवा है, ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो दवा एक 40 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाने के बाद उसको कहीं फैला दें छायादार स्थान पर, टाट बोरी से ढक दें और हल्का पानी छिड़कते रहें 10-12 दिन तक। और जब बुवाई खेत में करें उससे पहले उस खाद को, देसी खाद को, सड़े हुए खाद को जिसमें ट्राइकोडर्मा मिला हुआ है उसको खेत में भुरक दें और उसके बाद हम उसमें बाकला की फसल की बुवाई करें तो निश्चित रूप से जड़ गलन रोग से भी हमारी जो फसल है बाकला की उसको बचाया जा सकता है। जिला बेगूसराय के कृषक अमरेश कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन सेवा के माध्यम से गुलदाउदी की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, जिसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। प्रबंधन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसका खरपतवार नियंत्रण है। इसकी निराई गुड़ाई करके मैनुअली खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। गुलदाउदी का निराई गुड़ाई करते समय ध्यान दें कि ये जड़ें कटने न पावे, थोड़ी दूर मिट्टी ढीली हो जाए लेकिन पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह से करते हैं। इससे एयरेशन होगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो फूल आते हैं वो अच्छे होते हैं। इसके बाद सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई के प्रबंधन में ये देखना चाहिए कि अगर पौधे की आवश्यकता के अनुसार जो है उसमें सिंचाई करते हैं। अगर जाड़े में देखा जाए तो थोड़ा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और अगर आपती है मौसम अगर सूखा है तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन में अगर अधिक उत्पादन लेना है आपको तो इसका ध्यान देना पड़ेगा खाद और उर्वरक की मात्रा। आप लगाते समय ये ध्यान दें कि 1 एकड़ में 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 140 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट, ये तीनों मिला करके आप बेसल डोज के रूप में दे दें और करीब 200 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2-3 बार में इसको देते हैं 30 दिन के अंतराल पर।
और गुलदाउदी में जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, इसका ग्रोथ का मैनेजमेंट करते हैं। उसमें पिंचिंग एक शब्द है, टेक्निकल टर्म है, ये पिंचिंग की जाती है। पिंचिंग का मतलब है टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन को काट देते हैं। पिंचिंग करने से साइड ब्रांचेज निकलती हैं और इससे इसका उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरा है डिसबडिंग। ये जो आपका अनिश्चित बड है, इनको अगर आप रोकते हैं तो फूल की गुणवत्ता अच्छी होती है और पौधा किसान की आय बढ़ती है। तीसरा एक शब्द इसमें है सहारा देना। पौधा अगर बड़ा हो जाता है उसमें फिजिकल सपोर्ट दिया जाता है, बगल में लकड़ी गाड़ करके उसको रस्सी से बांध देते हैं, जिससे शाखाएं ऊपर की तरफ रहे, फूल आने के बाद नीचे की तरफ न झुकें और फूल की क्वालिटी बनी रहे। गुलदाउदी में रोग और कीड़े काफ़ी लगते हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है, किसान भाई को हानि उठानी पड़ती है। हमारे किसान भाई ध्यान दें कि इसमें एक पत्ती का काला धब्बा, पहला रोग इसका जो है पत्ती का काला धब्बा, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसमें पत्ती पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और बाद में पौधा पीला पड़ करके गिर जाता है, ये लक्षण है इसका। इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ध्यान दें कि डाइथेन एम 45.2% का घोल का छिड़काव करें 2 बार कम से कम 15 दिन के अंतर पर। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण रोग लगता है वो चूड़ी आसिता, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं। इसमें जो है सफ़ेद रंग के चूड़ जो है इकट्ठा हो जाते हैं पत्तियों और तनों पर, और इससे फूल की गुणवत्ता जो है का काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए कैराथेन 0.5% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं। कीड़े, इसमें फूल आते समय माहू कीड़ा लगता है। ये काले रंग के धब्बे पूरा पत्ती से लेकर के तने तक को ढक लेते हैं और पौधे का रस चूसते हैं, और पौधे का रस चूस करके उसको इतना कमज़ोर बना देते हैं कि फूल की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हो जाती है और किसान को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इसके लिए किसान भाई ध्यान दें कि रोगार को आप 250 ml को 500 लीटर पानी में घोल लें और इसके बाद उस घोल का छिड़काव करें 2 बार 3 बार 15 दिन के अंतर पर। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर।